हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम आईआईटी फॉर यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम एक अपना फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, इस चैप्टर से हर साल जेईई मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। ठीक है, अब 1 से 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो डायरेक्टली भी पूछ सकता है और इनडायरेक्ट वे में भी अप्लाई हो सकते हैं। तो इसके लिए हमको यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट ये जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे कि जो मैं वीडियोस लाता रहूंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट, तो इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be directly or indirectly expressed in terms of the laws of motion or laws of physics। क्या उसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो होती हैं जो कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो भी होते हैं उसके टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इनको। जैसे कि देखिए, आप एग्जांपल देखिए कि सपोज लॉ ऑफ फिजिक्स कोई भी ले लीजिए। सपोज लॉज ऑफ मोशन हमने पढ़े हैं। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन सभी ने पढ़े हुए हैं। तो लॉज ऑफ मोशन में किस चीज की बात करते हैं? किसकी? फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, और क्या हम बात करते हैं? डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो जो इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट्स की जरूरत होती है, ठीक है, सपोज डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, तो ये क्या कहलाएगी? एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है हमारे पास वो 2 तरह की होती है। ठीक है, पहली होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? फंडामेंटल होती है जिनको हम डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली एक्सप्रेस यानी इनका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता। इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, इनको हम डायरेक्टली ही एक्सप्रेस करते हैं। इसके एग्जांपल देखिए। एग्जांपल सपोज जैसे कि मीटर है। ठीक है, लेंथ, सपोज लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं मीटर में। ठीक है, टाइम है, टाइम को एक्सप्रेस करते हैं सेकंड में या आवर्स में। ठीक है, तो ये क्या है? मीटर हुआ, सेकंड हुआ, आवर हुआ, ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाएंगे। ठीक है, लेंथ हुआ, मास हुआ, टाइम हुआ। देखिए मास है। ठीक है, तो ये लेंथ हुआ, टाइम हुआ, मास हुआ। मास को जनरली केजी में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाएंगे, इनको हम डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब आती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस डायरेक्टली। तो विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड डायरेक्टली। ठीक है, यानी कि इनको हम डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देख लीजिए। कुछ एग्जांपल, सपोज एरिया है। ठीक है, एरिया क्या होता है? हमारे पास किसी भी चीज का एरिया निकालना है तो सपोज ये होता है वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ। जनरली हम वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ को एरिया के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये एरिया हुआ, उसका डेंसिटी हुआ। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है किसके? ड्राइव क्वांटिटीज के। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट, हमको यूनिट पढ़ना था। ठीक है, तो यूनिट बेसिकली क्या होता है? देखिए, यानी कि किसी भी चीज को, कोई भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, क्वांटिटी का मेजर करने के लिए, ठीक है, हमको जिस चीज की जरूरत होती है वो होती है एक्चुअली में यूनिट। क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो भी चीज हमको चाहिए वो एक तरीके की क्या है? यूनिट है। ठीक, अच्छा, अब एग्जांपल देखिए। यूनिट जो होता है एक्चुअली में हमारे पास बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं यूनिट के एक्सप्रेस करने के। किसी भी यूनिट को एक्सप्रेस करना उसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं। अच्छा, यूनिट्स भी 2 तरह की हो जाएंगी, फंडामेंटल यूनिट हो जाएगी और ड्राइव्ड यूनिट हो जाएगी। जैसे कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होगी, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज है उनको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास क्या होंगी? डिराइव्ड यूनिट्स होंगी। ठीक है,
तो ये तो बेसिक चीज है। अच्छा, 4 टाइप्स की यूनिट्स में मेनली हमारे पास आती हैं। पहले आते हैं एमकेएस, ठीक है, फिर आता है एफपीएस, थर्ड आता है हमारे पास एसआई, और फिर ले लेते हैं सीजीएस। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है, यानी कि एमकेएस स्टैंड फॉर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, जैसे एफपीएस होता है हमारे पास फुट, पाउंड, सेकेंड। एसआई होता है इंटरनेशनल सिस्टम, एंड देन सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, तो ये मेनली 4 टाइप्स की हमारे पास यूनिट्स होती हैं। अच्छा, इसमें जो बेसिकली जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो होती है एमकेएस, एसआई एंड सीजीएस। एफपीएस यहां पर इंडिया में जनरली हम यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो मेनली हमारे पास सबसे ज्यादा यूज होने वाली है एसआई यूनिट। सारी की सारी जो यूनिट्स होती है मेनली हम एसआई यूनिट्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ, अब देखिए रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। जनरली सपोज लेंथ है, तो लेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं मीटर्स में, उसको मेजर करते हैं मीटर में। तो मीटर इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। ठीक, अच्छा, अब इसी की अगर हमको क्या लिखनी है, लेंथ की सीजीएस यूनिट लिखनी है। ये जनरली एसआई और एमकेएस में सेम रहता है। ठीक, अगर इसकी सीजीएस यूनिट लिखनी है तो सीजीएस में क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी, सिंपल। अच्छा, अब देखिए मास को रिप्रेजेंट करना है हमको, तो मास को हम जनरली मेजर करते हैं किसमें, केजी के टर्म्स में। तो ये इसकी एसआई हो गई, ठीक है, और ग्राम क्या हो जाएगी, इसकी सीजीएस यूनिट हो जाएगी। तो जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है उनको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होती है, फिजिकल यूनिट्स होती है। ऐसे ड्राइव्ड जो क्वांटिटीज होंगी उनको लिए हमारे पास क्या होंगी, ड्राइव्ड यूनिट्स होंगी। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास यूनिट कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब आगे हम देखते हैं एक और टॉपिक जिसका नाम है एरर। इसमें हमको जल्दी जल्दी फिनिश करना है कि क्रैश कोर्स की तरह हमको कंप्लीट करना है। मेनली हमको फोकस करना है क्वेश्चंस पे। ये तो बेसिक चीजें हैं, आप सबको 11th 12th में पढ़ चुके होंगे आप, तो हम जल्दी जल्दी कवर कराएंगे और मेनली फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे। देखिए एरर क्या होता है। एरर को जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कोई भी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू में से हम अगर सब्ट्रैक्ट कर दें उसकी क्या मेजर्ड वैल्यू या डिराइव्ड वैल्यू जो भी आई है उसकी, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस होगा वो बेसिकली क्या होगा, हमारे पास एरर कहलाता है। ठीक है, एरर कब आता है, एरर बहुत वजह से आ सकता है। कोई भी आपके पास हम क्वांटिटी है उसको मेजर कर रहे हैं, तो यानी कि ड्यू टू सराउंडिंग एनवायरमेंट, ठीक है, तो और या कि जो यूनिट जिससे हम मेजर कर रहे हैं उसमें कोई वो होगा, ठीक, तो जो एरर राइज हो सकता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर और सराउंडिंग किसी वजह से आपका एरर राइज हो सकता है। तो एरर बेसिकली क्या होता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होता है। ठीक है, अच्छा, एरर भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव एरर हो सकता है, नेगेटिव एरर हो सकता है और जीरो एरर हो सकता है। यानी कि जब आपकी ट्रू वैल्यू ज्यादा होगी मेजर्ड वैल्यू से तो पॉजिटिव एरर आएगा, ट्रू वैल्यू कम होगी तो नेगेटिव वैल्यू यानी कि मेजर्ड वैल्यू की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा आएगी नेगेटिव टर्म्स में, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। और दोनों अगर सेम है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, और जो एक्चुअल में है, जो दोनों सेम हो जाएंगे तो हमारे पास एरर है इसमें। ठीक है, तो ये तरह होता है हमारे पास एरर। अब अच्छा, एरर को फाइंड करने के लिए, ठीक है, अच्छा, इसमें मेनली हमको एरर जो पढ़ने होते हैं वो होते हैं रिलेटिव एरर, ठीक है, फिर क्या होता है परसेंटेज एरर भी होता है, ठीक है, और एब्सोल्यूट एरर भी होता है, एब्सोल्यूट एरर। तो ये मेनली एरर्स की कुछ टाइप है। ठीक है, हमको इसको क्वेश्चंस पे डिस्कस करना है, एक करके से क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी जल्दी कवर होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको एरर को निकाले कैसे हम। ठीक है, इस पे एरर के क्वेश्चंस देखते हैं। चलो एक जनरली क्वेश्चन ले लिए। अब सपोज पहले आप इसे कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट, एरर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज z इज इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी हमको ये गिवन है, ठीक है।
अब हमको z में एरर कैलकुलेट फाइंड करना है। ये प्रोडक्ट में गिवन है, तो डेल्टा z ओवर z हम कैलकुलेट करने हैं। अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज बाद में निकालेंगे। तो ये आएगा आपके पास डिफरेंस, यानी कि जो एरर आया अपॉन ट्रू। ठीक है, डिफरेंस क्या है हमारे पास, ये एरर है, डिफरेंस जो भी आया वो एरर है, और अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा आपके पास, तो ये होगा डेल्टा a अपॉन a और प्लस डेल्टा b अपॉन b। तो ये आपके पास कंसेप्ट है, यही चीज हमको अप्लाई करनी है हर क्वेश्चन में। अच्छा, प्रोडक्ट के लिए तो ये हो गया। अगर हम लेते हैं हम डिवीजन के लिए, यानी कि a बाय b के लिए, तो सेम चीज अप्लाई होगी, यानी कि डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू ओवर डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर एक माइनस आएगा, लेकिन माइनस नहीं, दोनों में क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ये रिलेटिव एरर हो गया, यानी कि हमको एरर इन टर्म्स ऑफ मीन वैल्यू यानी फिर ट्रू वैल्यू की टर्म्स में निकालना है। अच्छा, परसेंटेज एरर निकालना हो तो इसी में हम क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, ये क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज है आपके पास, अगर पावर गिवन है तो पावर के लिए भी देख लीजिए आप। सपोज हमारे पास z इज इक्वल टू गिवन है, a टू द पावर n गिवन है और b गिवन है। ठीक, तो क्या अप्लाई करेंगे हम, सेम रहेगा, डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू जो पावर है वो आगे आ जाती है n इनटू डेल्टा a ओवर a, और बाकी सेम रहेगा डेल्टा a ओवर a और डेल्टा b ओवर b। ठीक है, तो हमारे पास सेम रहेगा। तो ये कंसेप्ट है, इसको अप्लाई करना है हमको। क्वेश्चंस करते हैं आगे जल्दी। चलिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द करंट फ्लोइंग इन इट एंड द वोल्टेज डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, यानी कोई भी एक वायर है, ठीक है, इसमें क्या है, कांस्टेंट करंट हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें वोल्टेज डिफरेंस इसका सपोज क्या है, इसका वोल्टेज डिफरेंस इसमें V है और इसमें हम कांस्टेंट करंट जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक, अच्छा, इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द करंट एंड द वोल्टेज डिफरेंस, यानी कि परसेंटेज एरर हमको गिवन है डेल्टा I ओवर I और डेल्टा B ओवर B। ठीक है, परसेंटेज एरर दोनों हमका गिवन है, तो ये दे रखा है दोनों का 3%। ठीक है, ठीक है, देन द एरर इन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी कि रेजिस्टेंस में जो कितना एरर आया है वो हमको कैलकुलेट करना है। ये क्या, परसेंटेज एरर हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, और ये पूछा गया है AIEEE 2012 में। ठीक है, तो ये देखिए मेन सा क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसको। हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाय I फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है 10th में, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब हमको रिलेटिव एरर का, परसेंटेज एरर का हमने फॉर्मूला जान लिया है, क्या होता है वो, डेल्टा R बाय R इज इक्वल टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, दोनों चीज हमको गिवन है, कितना है, 3 + 3 यानी 6%। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, विद इन सेकंड ये हो गया। तो लॉजिक हमको पता है, कंसेप्ट पता है, हमने अप्लाई किया तो क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब जल्दी जल्दी हमको कवर करना है चीजों को, तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। इससे भी जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है हमारे पास, तो ये क्या करता है, इट इंडिकेट्स द एक्सटेंस टू विच द रीडिंग इज रिलायबल, यानी कि इट इंडिकेट्स टू द वैल्यू ऑफ समथिंग दैट इज रिलायबल, इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज कोई भी हमको वैल्यू है, सपोज पाई है, पाई की वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है, 3.146 कुछ भी हो सकती है, आगे बहुत सारी होती है। ठीक है, तो क्या क्या सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहलाएगा इसमें, कि कोई भी हमको वैल्यू गिवन है, उसके डेसिमल पॉइंट के बाद, या फिर कोई भी वैल्यू है जितनी भी, सपोज में डेसिमल है तो डेसिमल पॉइंट के बाद, डेसिमल ना होता, कि उसकी वैल्यू वो रिलायबल है। रिलायबल मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू अप टू डेट एक्सटेंट हम उसको ठीक कर सकते हैं, मतलब ठीक समझ सकते हैं कि उस एक्सटेंट तक वो वैल्यू ठीक है। तो
जनरली इस पे क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कुछ जनरली पॉइंट्स हैं कि सपोज हमारे पास वैल्यू गिवन है, एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, 1842.000, ठीक है। सपोज इस तरह से हमको कुछ वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो हमको क्या देखना है कि इसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर। तो देखिए पॉइंट के बाद के 0 है, ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो 1 2 3 4 और 3 यानी कि टोटल 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। अच्छा, पॉइंट के पहले अगर 0 है और 1842 है तो ये कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 4, ठीक। सपोज 20680012 है, तो बीच में कितने भी 0 है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होते हैं। तो इसमें कितने होंगे 2 4 6 और 8 यानी कि 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज 0.00023 ये है हमारे पास, ठीक है। इस तरह का भी कोई एग्जांपल आ सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पॉइंट के बाद के 2 जो होंगे उनको कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, यानी कि 2 और 3 सिंपली इसमें कितने होंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज 20300 है, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अब सोचेंगे इसमें कि इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जो नॉन जीरो टर्म है जहां पे एंड हो रहा है उसके बाद अगर जितने भी जीरोस आते हैं उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो जनरली इसमें कितने हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। तो ये एग्जांपल है, ये देख लेना। क्वेश्चंस ज्यादातर जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आपको क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है और वहां पे सारे क्वेश्चंस पड़े होंगे, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं डायमेंशंस पे कि डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। चलिए डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। यहां से अब जनरली क्वेश्चंस अच्छे आते हैं डायमेंशन से, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होगा, जनरली ये जो डायमेंशन होती है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एल और टी की फॉर्म्स में, ठीक है। एम एल टी। अब यहां पर एम एल टी का क्या होता है, देखिए एम, ठीक है। तो ये तो होता है एम मास के लिए, ये हो गया लेंथ और ये हो गया टाइम, यानी मास लेंथ टाइम। इसके फॉर्म्स में हम ज्यादातर क्या करते हैं, जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज को, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो या फिर ड्राइव क्वांटिटीज हो, तो हमको एमएलटी फॉर्म में लेके आनी होती है, ठीक है। हम जाते हैं 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और बाकी जो है 2 या 3 जो भी है वो ड्राइव क्वांटिटीज हैं, और ड्राइव तो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। उसमें क्या आता है, लेंथ आ जाता है, ठीक है, मास है, टाइम है, ठीक है, करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो जितनी भी सारी चीजें ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो एमएलटी में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको करना क्या होता है इसमें बेसिकली कि कोई भी सपोज एग्जांपल लेते हैं फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास तो है हमारे पास, तो एम हमारे पास है। अब एक्सेलरेशन को हमको कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट करना है एक्सेलरेशन को कि हम उसको क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला में ले आए। तो मास की तो एम हो गया, ठीक। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी भी हमारे पास देंगे इसमें। तो वेलोसिटी को क्या होता है, ये होता है हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए अब हमारे पास क्या लेंथ के टर्म्स में आ गया, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एल और टी। तो टी टाइम है हमारे पास, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो एम इंटू एल और टी स्क्वायर, ठीक है। अब टी स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो गया एम एल टी माइनस 2, ठीक है। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो हमको डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहिए और ये आना चाहिए कैसे हम एक डायमेंशनल फॉर्मूला को दूसरे में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि को रिलेशन उसका हमको आना चाहिए, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो उसके लिए हमको एक प्रिंसिपल है वो जरूर पढ़ना होगा, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो ये क्या प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले तो देखिए होमोजेनिटी का मतलब यानी कि ये आया हमारे पास होमोजीनियस से, और होमोजीनियस का मतलब सब जानते हैं क्या होता है, सेम। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि
दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर सेम इन देयर नेचर, यानी कि उनका नेचर सेम हो, तो विच कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर। यानी कि क्या मतलब हुआ, तो सपोज फोर्स में से फोर्स को ही हम माइनस कर सकते हैं। सपोज हमारे पास लेंथ है तो लेंथ में से लेंथ को माइनस कर सकते हैं, यानी इन दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। ये प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में। ठीक है, माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस करते हैं इस पे। ठीक है, क्वेश्चन इस पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बाय बी इन द इक्वेशन, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, P इज इक्वल्स टू a माइनस सी टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। ठीक है, वेयर P क्या है हमारे पास, P इज इक्वल्स टू प्रेशर है, P इज इक्वल्स टू प्रेशर है, और x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है हमारे पास, टाइम है। ठीक है, ये चीज हमारे पास है, और द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a बाय b हमको कैलकुलेट करना है। a बाय b का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्वेश्चन को लिखने का बस अंदाज चेंज कर दीजिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। इसको लिख लीजिए a अपॉन बी एक्स लिख सकते हैं, और माइनस सी टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P क्या है, प्रेशर है। ठीक है, P क्या है हमारे पास, प्रेशर है। अच्छा, प्रेशर का हमको डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास होता है ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, ये प्रेशर क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए। तो ये जनरली आप निकाल लेना प्रेशर का। ठीक, तो अब देखिए हमको a बाय b का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने पढ़ा है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उसका क्या हो, डायमेंशनली वो सेम हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। हमको इसका पता करना है, तो इन दोनों को जनरली क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, देखिए आंसर आ जाएगा। तो इसका क्या है, P का हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है ml माइनस 1 t माइनस 2। ठीक, और यहाँ पर क्या है, a बाय b कांस्टेंट है। ठीक है, कोई हमें कुछ नहीं पता, a बाय b का हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो अब x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो x का क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो गया 1 बाय l। ठीक है, अब a बाय b का कैलकुलेट करना है हमको, l को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो गया m, और l का देखिए इधर हो जाएगा, ये l कितना हो जाएगा, माइनस 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो l 0 और t आपका माइनस 2। ठीक है, तो a बाय b का हमारे पास आ गया। देखिए कितना सिंपल है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया और क्वेश्चन हो गया। इसी तरह के जनरली क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्मली सेंट्रिपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक, विच डिपेंड्स अपॉन द मास m, यानी कोई भी हमारे पास कोई फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिपेंड्स कर रही है किस पर, ठीक है, मास पर डिपेंड कर रही है, कॉमा वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, और क्या आपके पास द पार्टिकल एंड द रेडियस, यानी कि उसकी रेडियस पर डिपेंड कर रही है। ये डाटा हमको गिवन है, हमको एक्सप्रेस सेंट्रिपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ दिस क्वांटिटीज, यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स यानी कि फोर्स जो है इसको इन क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, तो देखिए अप्लाई करते हैं। हमने पढ़ा था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये दे रखा है, तो जनरली हम कर देंगे, हमको ले लेते हैं m की पावर a, v की पावर b ले लेते हैं, और r की पावर क्या ले लेते हैं, c ले लेते हैं। ठीक है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब देखिए जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट हमने लगा दिया k, और ये हो गया m a, v की पावर b, r की पावर c। अब देखिए दोनों तरफ क्या करना है, हमको डायमेंशनली फॉर्मूला लगाना है और दोनों को रिलेट करना है। तो f का हम जानते हैं mlt माइनस 2 होता है, mlt माइनस 2 इज इक्वल टू k। ठीक, अब देखिए यहां पर लगा लेते हैं m, तो हमारे पास है ये, तो m की पावर a हो गया। ठीक है, और उसके बाद m की पावर a हो गया, v देखो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि लेंथ पर यूनिट टाइम, तो lt माइनस 1 हो गया। ये lt माइनस 1 की पावर क्या है, ये b है, तो ये हो जाएगा l की पावर b और इसकी पावर माइनस b। रेडियस है, रेडियस किसके टर्म्स में होगा, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की होगी लेंथ, तो l की पावर c। ठीक है, ये आ गया।
अब इसको हमको अरेंज करना है, तो एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू के, एम की पावर ए है आपके पास। अब देखिए एल की पावर कितना हो जाएगा, प्लस कर दीजिए बी प्लस सी, और टी की पावर माइनस बी। अब देखिए दोनों तरफ हमको करना है, सिंपली इक्वेट कर लीजिए। तो जब इक्वेट करेंगे तो देखिए टी की वैल्यू क्या आ रहा है, जनरली टी की देखिए कंपेयर करिए 2 आ गया। एम की क्या आ रहा है, सॉरी टी की नहीं, यहाँ पर बी की वैल्यू होगी, बी की वैल्यू, ठीक है। एम इसमें क्या, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अब बचा एल, ठीक है। तो एल क्या था हमारे पास, एल की यानी कि बी प्लस सी, बी प्लस सी यहाँ पर क्या 1 है, तो सी की वैल्यू, बी के हमारे पास 2 है, सी की कैलकुलेट करनी है, तो सी की कितनी आएगी, -1 आ रही। तो देखिए ए बी सी तीनों की वैल्यू हमने निकाल दी, इसमें रख दीजिए। तो एफ इज इक्वल टू क्या है, के, एम की क्या थी हमारे पास, एम की पावर ए यानी कि 1 ही हो गया। उसके बाद वी, वेलोसिटी की क्या है, बी, पी की क्या है स्क्वायर, और आर, आर की वैल्यू क्या है -1। तो यानी कि एफ इज इक्वल टू हो गया के एम वी स्क्वायर अपॉन आर। देखिए यही फॉर्मूला हमारे पास किसका होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, वही हमको कैलकुलेट करवा रहा था। कि देखिए हमने क्या डायमेंशन फॉर्मूला लगाया और हमने फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। चलिए ठीक, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। जेईई मेन 2013 में आया वो क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2013 में आया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास है, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है वो, ठीक पता है। इफ मास इज m, यानी कि मास हमको गिवन है m, लेंथ गिवन है l, ठीक, और टाइम t है हमारे पास, टाइम t है, एंड a इज द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि हमको पता था इलेक्ट्रिक करंट है, करंट की क्या होती है, a होता है, कैपिटल A एम्पियर, ठीक है। तो देन हमको क्या बताना है, एप्सिलॉन नेट को रिप्रेजेंट करना है इन फिजिकल टर्म्स में। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यानी कि एप्सिलॉन नॉट किस में आएगा। तो चार्ज यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में हमको पता है फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। फोर्स का हमको पता ही है, 1/4 पाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट निकालना है, Q दे रखा हमारे पास, ठीक है। तो हम Q से क्या निकालेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करेंगे इसमें, और R का जनरली हमको पता लेंथ है ये, तो यानी कि हम कंपेयर करेंगे और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए फोर्स का क्या होता है हमारे पास, mlt-2, ये हम जानते हैं, 1/4 पाई ये कांस्टेंट हटा देते हैं, 1/एप्सिलॉन, इसको कैलकुलेट करना है हमको एप्सिलॉन नॉट का। अच्छा Q क्या है, यहाँ पर चार्ज है, तो हम जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सिंपली करंट इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 Q2 है, तो I स्क्वायर हो जाएगा, और I का क्या है हमारे पास, A है, ठीक है। तो A स्क्वायर हो गया, T स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर, A स्क्वायर T स्क्वायर, और अपॉन R स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। अब एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आइए, इसका कैलकुलेट करना था, इसको नीचे कर दीजिए, तो ये हो गया A स्क्वायर T स्क्वायर, L स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अब ये नीचे रहने दीजिए, अपॉन M L T-2 और इनटू ये हो गया L स्क्वायर, ठीक। अब सॉल्व करिए इसको, A T स्क्वायर और T ऊपर चला जाएगा, तो T की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, M है तो M का -1 हो जाएगा, L कितना है यहाँ पर 2 और 3, L की पावर -3 हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आ गई एप्सिलॉन नॉट का क्वांटिटी, यानी कि हमको डायमेंशन फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का ही आ गया। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। M -1 A स्क्वायर, ठीक है, L -3 एंड T की पावर 4। तो देखिए डायमेंशन फॉर्मूले से कितने इजी सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो ट्यूटोरियल। हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया है, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो दिस इज फॉर द टुडेज वीडियो ट्यूटोरियल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स एंड प्लीज लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू.